मेरे साथ इस समय न्यूज 24 पर लाइव जुड़ रही हैं नेहा बोरा। जरा स्क्रीन पर लाइए नेहा को। नेहा बोरा आजकल किसी परिचय की मोहताज नहीं है। अब से पहले वो आयसा से जुड़ी हुई थी, जेएनयू में पढ़ाई कर रही थी। शायद इतनी लाइमलाइट उनको पूरे जीवन में नहीं मिली होगी जितने पिछले 1-1.5 महीने में मिली है। नेहा बोरा को स्क्रीन पर लाइए जरा। हर कोई आज नेहा को जानना चाहता है, देखना चाहता है, सुनना चाहता है, क्योंकि 23 दिन तक फॉर 23 डेज उन्होंने जंतर मंतर के प्रदर्शन का जो जगह थी वहां पर मंच पर अनशन किया, और उसके बाद जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ तो जश्न में भी सबसे आगे थी। हाउ आर यू? कैसी है नेहा बोरा? कैसी हैं आप? हाउ आर यू डूइंग? आई एम डूइंग वेरी वेल, एंड इवन दो माय बॉडी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई है हमारी बॉडी, लेकिन कल की खबर सुनने के बाद तो शायद ऐसा लग रहा है कि हमने भूख हड़ताल की ही ना हो, इतनी ज्यादा एनर्जी महसूस हो रही है। आपको डांस करते हुए देख के तो लग नहीं रहा था कि आपने 23 दिन तक फास्ट किया है। वो एनर्जी कहां से आ गई थी अचानक? नेटवर्क इसको जिश को साध लेते हैं। उम्मीदी के बादल छटते, अगर आप अपनी आंखों के सामने देखते हैं तो जो एड्रेनलिन रश होता है, जिसके बाद आपकी बॉडी आपको बहुत कोसती है कि इतना नाचने की शायद जरूरत नहीं थी, ये वही एनर्जी है। अच्छा, अब ये बताइए, थोड़ा गंभीर मुद्दों पर बात हो जाए। आप आयसा से जुड़ी हुई हैं, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन, जो कि लेफ्ट पार्टियों से ताल्लुक रखता है। तो लोग पूछ रहे हैं कि ये तो कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन था, वहां पर आयसा की नेहा बोरा कैसे पहुंच गई? मुझे लगता है अगर ये सवाल पूछा जाता कि छात्रों का इतना बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है, मूवमेंट चल रहा है, वहां पे लेफ्ट क्यों नहीं है, ये अगर एक सवाल होता तो मैं समझती। लेफ्ट वहां पे क्यों है, ये तो कोई सवाल नहीं है। ये लड़ाई जो आज पेपर लीक के खिलाफ सीजेपी के नाम से कंसोलिडेट हुई, जहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़े, लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में, ये प्रोटेस्ट तो, ये लड़ाई तो हम लोग एक लंबे समय से लड़ रहे हैं। न जाने कितनी चार्जशीट्स है मेरे ऊपर इसी लड़ाई को लड़ते हुए। इतनी बार मैं ना जाने कौन से थाने में डिटेन हुई हूँ। आयसा के एक्टिविस्ट देश भर में न जाने कितने अलग अलग धाराओं के अंदर उनके ऊपर चार्जशीट्स हैं, कितने अलग अलग राज्यों में, कितने अलग अलग थानों में उनको डिटेन किया होगा। कितने केस चल रहे हैं के लिए पेपर नेहा के ऊपर? कितने केस चल रहे हैं जी? नेहा पर कितने केस चल रहे हैं देश भर में? ये देश भर में नहीं, फिलहाल तो दिल्ली में ही चल रहे हैं। कितने हैं? ये 10-12 केस तो हमारे ऊपर चल रहे होंगे। अच्छा, तो उसमें कोर्ट जाना पड़ता है? अगर आप एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट हैं तो केसेस आपको तोहफे में देती है सरकार। तो ये सब होता है हमारे साथ। कोर्ट जाना पड़ता है, चक्कर लगाने पड़ते हैं नेहा? हाँ बिल्कुल, कोर्ट तो जाना पड़ता है, चाहे वो साकेत कोर्ट हो, पटियाला हाउस कोर्ट हो। बट इन एनी केस मैं ये कह रही थी कि हमारा इस लड़ाई में होना एक आश्चर्य की बात नहीं है। अगर हम इस लड़ाई से गायब होते तो जरूर आप पूछते कि इतना सालों से लड़ रहे हो, आप प्रोटेस्ट का समय आया तो तुम क्यों नहीं हो। तो हमारा यहाँ पे रहना तो हमारी लंबे संघर्ष का एक इनएविटेबल कंटिन्यूएशन है। ठीक है, ओके। नहीं, ये सवाल मैंने नेहा इसलिए किया ना, क्योंकि देखिए, आरोप लगाने वाले लोग कहते हैं कि ये राजनीतिक मंच बन गया था। ये सिर्फ छात्रों का मंच नहीं था, इसमें पॉलिटिकल पार्टीज की बैकिंग थी और एक्टिव इन्वॉल्वमेंट था। मैंने इसलिए ये सवाल किया। भाई, आप आयसा की अध्यक्ष हैं, तो आपका वहां होना, लेफ्ट पार्टी आप कह रही, ठीक है, वो तो प्रदर्शन के लिए जानी जाती है, तो ऑब्वियस है। तो क्या बाकी पार्टियां भी वहां पर थी? क्या उनके कार्यकर्ता, उनके एक्टिविस्ट भी वहां थे क्या? लेटर स्टेज में जब भूख हड़ताल हो रही थी तो तब आपने देखा ही होगा, सबने देखा कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज जो इस वक्त स्टूडेंट्स को सॉलिडारिटी देना चाह रही हैं, उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली आए, उन्होंने स्टेट से सॉलिडारिटी जाहिर की। हम लोगों के पास भी, जहां पे हम भूख हड़ताल पे बैठे हुए थे, हमारे पास भी आए, अपना समर्थन दिया, हमसे अपील भी की कि प्लीज भूख हड़ताल खत्म कर दीजिए, आप लोग की जान हमारे लिए बहुत कीमती है। तो बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोग आए थे। मैं समझती हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज का काम होना चाहिए कि जनता जिन आंदोलनों को खड़ा करे, उनके साथ उनको समर्थन दे, और वो संसद जहां पे उन्हें हम चुन के भेजते हैं, वहां से भी हमारे सवालों को उठाए। ठीक है। तो अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी आती है हमारे मूवमेंट में सॉलिडारिटी देने के लिए, तो उनका बहुत शुक्रिया है। यही काम आपको लंबे समय से करना चाहिए, हमेशा करना चाहिए, यही आपका काम है इनफैक्ट।
ठीक है, ओके। राहुल गांधी के साथ 10 जनपद पर भी आप दिखी थी, तो राहुल जी से कोई बात हुई थी नेहा? इन्हीं सब चीजों पे एक्चुअली बात हुई। ये एजुकेशन सिस्टम जिसका कायदे से काम होना चाहिए कि इस देश के यंग लोगों को, यंग माइंड्स के क्रिएटिविटी को, इमेजिनेशन को, साइंटिफिक टेम्परामेंट को नर्चर करे, वही शिक्षा व्यवस्था जब हमें अपने आसपास ढहती हुई दिखती है तो ये बहुत चिंता की बात होती है। और इन्हीं सब चीजों पे लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी जी से भी बात हुई। उन्होंने इसमें हमारे मूवमेंट को अपनी सॉलिडारिटी दी अगेन, और यही बोला कि जो हमारी मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, जब तक वो मानी नहीं जाएगी तब तक वो भी हमारे साथ सॉलिडारिटी में खड़े रहेंगे। 20 तारीख को जो हिंसा हुई उसके जो परपेट्रेटर्स हैं, जिसमें स्पेसिफिकली होम मिनिस्टर अमित शाह शामिल है, जिसमें कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली के वो शामिल है, उनकी जवाबदेही तय होनी होगी। और वो प्रधानमंत्री जिनके अंदर इस तरीके की तमाम चीजों को अंजाम दिया जाता है, उनको भी माफी मांगनी होगी। इन तमाम चीजों पर हमारी उनसे बातचीत हुई, उन्होंने हमारी डिमांड्स पे अपना सॉलिडारिटी जाहिर किया। जी, लेकिन नया थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव होते हुए क्या आपको आज ये नहीं कहना चाहिए, आपकी मांग मान ली गई, आंदोलन खत्म हो गया, जंतर मंतर से सब लोग घर चले गए, आपको ये नहीं कहना चाहिए कि पुलिस पर जिन लोगों ने हमला किया उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए? आप पुलिस से तो माफी की मांग कर रही हैं, ठीक है, जिन्होंने छात्रों पर हिंसा की, पर जिन प्रदर्शनकारियों ने, अब वो पता नहीं आयसा के थे या फिर वो कॉकरोच जनता पार्टी के थे या कौन थे, आपको 2 शब्द तो कह देने चाहिए कि भाई इन लोगों को हिंसा नहीं करनी चाहिए थी। वायलेंस को कोई कैसे सपोर्ट कर सकता है? किसने बोला आपको कोई वायलेंस को सपोर्ट कर रहा है? हाँ। हमारे तो जितने प्रोटेस्ट रहे हैं, जितने प्रोटेस्ट के पोस्टर्स रहे हैं, जितने अपील्स रहे हैं, उन सब अपील्स में ये कहा जा रहा है कि अगर हमें सामने वाले को शिकस्त देनी है तो अपने जज्बे से देनी है, अपने शांतिपूर्वक प्रदर्शन से दे रही है। हाँ, अचंभे की बात यह है कि जिस तरीके से बल प्रयोग किया गया, आंसू गैस के गोले फेंके गए, लाठीचार्ज किया गया, भूख हड़तालियों के ऊपर सर फोड़ दिए गए, हड्डियां तोड़ दी गई, पैलेट गन्स का प्रयोग किया गया। हम मिले उन स्टूडेंट से जिनके ऊपर पैलेट गन्स चलाई गई। तो पुलिस अधिकारी जो इस तरीके की एक्सेसिव वायलेंस को अंजाम देते हैं, उनकी कोई जवाबदेही नहीं होगी, ये बात हम क्यों नहीं कहेंगे? जो लोग पावर में बैठे हैं, होम मिनिस्टर जो ये ऑर्डर देते हैं कि मार्च कर रहे प्रदर्शनकारियों को डिस्पर्स करने के लिए उनके ऊपर पैलेट गन्स चलाना जरूरी है, क्यों नहीं मांगा जाएगा उन होम मिनिस्टर से माफी? क्यों नहीं कहा जाएगा कि वो कमिश्नर ऑफ पुलिस जो शांतिपूर्वक भी डिस्पर्स कर सकते थे प्रोटेस्टर्स को, उन्होंने ये जरूरी समझा कि सीआरपीएफ, आरएएफ, पुलिस पर्सनल्स की मदद से मारपीट की जाए, तो क्यों जवाबदेही नहीं होगी? जब हम सरकार से सवाल पूछते हैं तो हम ताकत में बैठे, सत्ता में बैठे हर उस इंसान से सवाल पूछते हैं जिन्होंने इस प्रदर्शन में शामिल लोगों के ऊपर बर्बर हिंसा के या तो ऑर्डर दिए, या तो डायरेक्टली उनको ओवरसी किया, या उनको एग्जीक्यूट किया। तो मतलब आप ये कह रही हैं कि अगर ऐसे कुछ तत्व रहे जिनकी वजह से पुलिस कर्मियों को चोट आई, तो बिल्कुल पुलिस ने तो ऑलरेडी बिना किसी प्रोवोकेशन के हर रोज निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन पे 11-17 स्टूडेंट्स को रोज डिटेन कर रहे हैं वो। अच्छा, तो मतलब आप कह रही हैं जो प्रोटेस्टर्स ने कभी पीछे नहीं चूकती है, मतलब जो प्रोटेस्टर्स ने वायलेंस किया वो रिएक्शन था, वो रिएक्शन था, होने से हमेशा चूक हो जाती है। प्रोटेस्टर्स का वायलेंस रिएक्शन था, आप ये कह रही हैं? प्रोटेस्टर्स ने कोई वायलेंस नहीं किया है सर। टू से कि प्रोटेस्टर्स ने वायलेंस किया है मींस दैट देयर वाज अ सिस्टमैटिक ऑर्डर ऑफ वायलेंस। वहां पे जितने भी लोग थे जिन्हें गुस्सा भी आ रहा था जब पुलिस उनके सर पे लाठी मार रही थी, तो 5 लोग उन्हें पीछे खींच रहे थे कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गुस्सा नहीं करना है, इस प्रोटेस्ट को हमें पीसफुली करना है, कोई गुस्सा नहीं करेगा। तो कौन थे वायलेंस करने वाले? कौन थे फिर वो? सब एक दूसरे को शांत करवा रहे थे। वायलेंस करने वाले कौन लोग थे फिर वो? डिड वायलेंस मींस समथिंग एल्स सर, लेट्स नॉट से दैट। ओके, ऑलराइट, ओके। अब ये बताइए नेहा, अब आप इस सरकार के बारे में क्या सोचती हैं? क्या इस सरकार के बारे में आपकी राय बदली है? क्योंकि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हम नहीं चाहते थे हालात बिगड़े, हम सेंसिटिव हैं, हम छात्रों को जो दिक्कतें हो रही थी उसको देखकर हमें ये लगा कि अब ये फैसला किया हमने कि अब इस्तीफा दे देना चाहिए। आपकी सुन ली गई, छात्रों की सुन ली गई, क्या आपकी राय बदली है इस सरकार के बारे में? छात्रों की सुन ली नहीं गई। मैं 23 दिन भूख हड़ताल पे बैठी थी। अगर सरकार को हमारी सुननी थी तो पहले दिन आकर भी मेरी भूख हड़ताल तोड़ सकती थी। अगर सरकार हमारी बात सुनना चाहती थी तो 20 तारीख को हजारों की संख्या में हमें अस्पताल पहुंचाना जरूरी नहीं था।
आप हमारे 50 दिन से ज्यादा चल रहे प्रदर्शन को पहले, दूसरे, तीसरे दिन भी एक्नॉलेज कर सकते थे, हमारे इस प्रदर्शन की मांगे सुन सकते थे, लेकिन तब आपने हमें दहशतगर्द बोला था, तब आपने हमें वायरस बोला था। नितिन नवीन भाजपा के प्रेसिडेंट ने हमें वायरस बोला था, धर्मेंद्र प्रधान ने हमें टेररिस्ट बोला था। आप ही की सरकार में लोगों ने ये किया था, आप ही के ऑर्डर्स पे पुलिस ने हम पे हिंसा की थी, तो सरकार ने हमारी बात मानी नहीं है। सरकार ने हमारी जिद के सामने अपनी हार मानना और अपने बाकी बचे हुए कैबिनेट को बचा लेना मुनासिब समझा है। दिस इज अ कैलकुलेशन ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, वेयर द गवर्नमेंट हैज चोजन कि वो अपनी पॉपुलैरिटी को और नुकसान पहुंचते हुए नहीं देख सकते हैं, क्योंकि वो लोग जो उनका समर्थन करते थे वो आज हमारे साथ खड़े हैं। इट इज अ कैलकुलेशन ऑन देयर पार्ट कि हाँ, हम इनकी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को मान लेते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, क्या अब जैसे पहले कहते थे ना इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते, ये सरकार झुकती नहीं है दबाव में, आपको लगता है एक वो टूट गया है, ट्रेंड टूट गया है और अब आगे इस सरकार को आगे भी सुननी पड़ेगी और इस तरह के आंदोलनों का रास्ता खुल गया है? कहीं कोई गलत होगा तो ऐसे आंदोलन दोबारा भी होंगे और आप भी उसमें आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगी और सरकार भी सुनने को मजबूर हो जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल सर, ये तो हमें लगता नहीं है, ये तो हम वादा कर रहे हैं सरकार से कि आपको, जिन्हें लगता था कि आप लोकतंत्र से परे हैं, इसलिए एक लोकतांत्रिक सेटअप में जब आपके मंत्रियों का इस्तीफा मांगा जाएगा तो आपका इतना एरोगेंस और अहंकार है कि आप कह देते हैं कि इस्तीफे नहीं होते हैं। तो ऐसी सरकार को ये बात स्वीकारना कि नहीं आप इस्तीफा देंगे और बिल्कुल देंगे, देश के सामने देंगे अपनी गलतियां मानते हुए, ये चीज एक लोकतंत्र के लिए बहुत ही हेल्दी प्रैक्टिस है कि इस देश के मंत्रियों को इस बात का एहसास हो कि जनता जो उन्हें वोट देकर के चुन के जनप्रतिनिधि बनाती है, जब वो जनता उनका इस्तीफा मांगती है तो उन्हें उसी लोकतंत्र का पालन करते हुए इस्तीफा भी देना होता है। ये इस देश में मौजूद हर मंत्री को इस बात का आभास होना बहुत जरूरी है और आगे आने वाले समय में जब जब हमें महसूस होगा कि हमारे जनप्रतिनिधि हमारा प्रतिनिधित्व करने के बजाय अपने निजी राजनीतिक स्वार्थों का सिर्फ प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो हम बिल्कुल सड़कों पे उतरेंगे। और हम तो बतौर आयसा आपसे वादा करते हैं कि आप जिन जिन जगहों पे जनता की आवाजों को उठते हुए देखेंगे, आप आयसा को वहां पे पाएंगे, मुझे वहां पे पाएंगे, आमीन मनीष मेरे साथ जो भूख हड़ताल पे बैठे थे उन साथियों को वहां पे पाएंगे। ठीक है, पर सीजेपी से आपका क्या रिश्ता रहेगा आगे? और ये सीजेपी को लेकर लोगों के मन में बहुत सवाल हैं कि क्या ये चुनाव लड़ेगी, क्या ये सिर्फ आंदोलनकारी बनी रहेगी? आपका क्या असेसमेंट है इसके बारे में? मैं सीजेपी का हिस्सा नहीं हूं, तो सीजेपी जो करना चाहे, हमारे साथ उनका एक वर्किंग रिलेशनशिप रहा है, वी विश देम ऑल द बेस्ट। और जब तक वो इस देश के छात्रों, नौजवानों, आम जनता की आवाज उठाएंगे तो हम बिल्कुल वो फासला साथ में तय करेंगे, वो संघर्ष का फासला साथ में तय करेंगे। जो संघर्ष जनता के हित में सीजेपी लड़ेगा, ऐसा उनके साथ लड़ेगा। बाकी अगर वो पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाहते हैं वो उनके ऊपर है। ऑल द वेरी बेस्ट। पर आप तो चुनाव लड़ने को रूल आउट नहीं कर रही है ना? आप तो देखिए आयसा से जुड़ी हुई हैं, तो आप तो राजनीति में एक तरह से एक्टिव हैं ही, तो आप तो चुनाव लड़ सकती हैं ना आगे? अगर जो जरूरत पड़ेगी इस आंदोलन को आगे ले जाने के लिए, हम बिल्कुल लड़ेंगे। मैं एक लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हूं, यही मेरी राजनीति है और आजीवन रहेगी। और जो मुझसे एक्सपेक्टेड रहेगा वो मैं बिल्कुल करूंगी। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा मुझे ये 2-3 जो आपके साथी थे जो चेहरा बने इस आंदोलन का, अभिजीत दिपके, सौरभ दास, आशुतोष रांका, इन पर आपकी राय क्या है? आप इतने दिन इनके साथ मंच पर रही, इतना टाइम आपने साथ में गुजारा, आप तीनों को कैसे देखती हैं? क्योंकि पहले कोई जानता नहीं था, अचानक आते हैं। अभिजीत दिपके यूएस से आते हैं, आशुतोष रांका यहां से आते हैं, इधर से सौरभ दास आते हैं और ऐसी टीम बन जाती है जो इस आंदोलन का चेहरा बन गई। आप उसका हिस्सा भी थी, इनके बारे में क्या राय है आपकी? देखिए, मेरी बाकी सबसे तो बहुत ज्यादा बात नहीं है, लेकिन अभिजीत दिपके बहुत ही ज्यादा हम्बल, बहुत ही ज्यादा इंस्टिंक्चुअली पॉलिटिकल व्यक्ति हैं। उनसे आप बात करेंगे,
उनसे उनकी आप बातें सुनेंगे, आइडियाज सुनेंगे, वो जिस तरीके से रिसीव करते हैं सजेशंस, एडवाइस, सब कुछ, वो बहुत ही हम्बल है। और हमें सच में ऐसा लगता है कि हमारे साथ एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट एक्टिविस्ट है, या एक साथी है जिनके साथ हम संघर्ष लड़ रहे हैं। और सौरभ के साथ तो हम लोग दिल्ली में अलग अलग मुद्दों पे बातचीत करते रहे हैं। उनकी समझदारी राजनीतिक मुद्दों पे बहुत शार्प है। आशुतोष के साथ हमारी बहुत बात नहीं हुई है, लेकिन इस मूवमेंट के दौरान जितनी भी बातचीत हुई है बहुत अच्छी रही है। वो चाहते हैं कि यंग लोग, स्टूडेंट्स इस देश में आगे बढ़े, उनके मुद्दे सुने जाएं। उनका जो बाकी स्पोक्स पर्सन हैं, चाहे वो आफरीन हो, रत्ना हो, ये सब लोग बहुत ही ज्यादा बेहतर लोग हैं, जो बहुत ओपनली ठीक है। लोगों को रिसीव करते हैं, उनसे मिलते हैं, स्पेशली आफरीन और ये सब तो बहुत ज्यादा वेलकम। ठीक है, एक मुश्किल सवाल पूछ लूं अब नेहा? हाँ बिल्कुल, पूछिए। अब मुश्किल सवाल ये है नेहा, आप कहती हैं कि और सारे आंदोलनकारी कह रहे थे ये सरकार अलोकप्रिय सरकार हो गई, पॉपुलर नहीं है, जनता इनके खिलाफ है, सब परेशान हैं, सड़कों पर है। ये सरकार बार बार चुनाव जीत कर आ रही है, 3 बार लोकसभा का चुनाव और हाल के सारे विधानसभा चुनाव देखते जाइए, विजय रथ चल रहा है मोदी जी का। तो आपको ये बात तो माननी पड़ेगी ना, वो भी जेनजी उनको भी वोट देता है भाई। ठीक है, जेनजी आपके साथ भी है, इस आंदोलन में भी रहा, पर उनको वोट देता है, ये भी आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर हम चुनाव जीतने की ही बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि फिर एसआईआर के जो पूरा मामला चला है उससे पीछे हम नहीं हट सकते हैं। किस तरीके से राजा ने प्रजा चुनी है कि एसआईआर करवाएंगे, ये 4 लोग होंगे जो हमें चुनेंगे। कौन से कॉन्स्टिट्यूएंसी से हम नहीं जीतते हैं, वहां का फिजिकल बाउंड्रीज ऑल्टर करके आसाम जैसे राज्यों में कैसे अपनी जीत सुनिश्चित करवाई जा सकती है, इस पे भी बात होनी होगी। ईसीआई को अपनी जेब में लेकर के घूमना, जहां पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की धज्जियां उड़ाते हुए जातिवादी कम्युनल भाषण देते हैं खुद भाजपा के बड़े से बड़े मंत्री, उस पे बात होनी होगी। अगर चुनाव जीतने की ही बात है तो अलग अलग पोलिंग बूथ्स पे जिस तरीके की खबरें बाहर आई हैं रिसेंट चुनाव में, उन पे भी बात होनी होगी। आप अपने विजय रथ को चला रहे हैं, इस देश के लोकतंत्र की जो लाश है उसके ऊपर से न जाने कितने लोकतंत्र के स्तंभ हैं जो आपने ढहा दिए सिर्फ इसलिए क्योंकि आप चुनाव जीतना चाहते हैं। तो अगर चुनाव की भी बात होगी तो वो चुनाव जिसको ये समझा जाता था कि इसका मतलब होता है कि इस देश में हर एक व्यक्ति का समान अधिकार है, सबका एक वोट होगा और सबका एक अधिकार होगा चुनने का अपने प्रतिनिधि को। इस पूरे आइडिया को अगर आप छलनी कर देंगे और कहेंगे कि ये हो रहा है अब चुनाव, तो आज के समय में तो हम मानते हैं कि चुनाव बचाना भी एक बहुत बड़ी। ठीक है, आखिरी सवाल नेहा, जरा मुझे, शबाना जी ने आपका फास्ट तोड़वाया था, अनशन तोड़वाया था? जी, शबाना जी ने तोड़वाया था। आखिरी सवाल, तो शबाना जी आई तो क्या बात हुई, और थोड़ा मुझे बताइए 23 दिन का अनशन कितना मुश्किल होता है, क्या क्या गुजरती है दिमाग में और शरीर में? जब हम लोग 23 दिन के भूख हड़ताल पे बैठे थे तो प्रकाश राज सर, जिनके लिए बहुत रिस्पेक्ट है आई थिंक इस देश के स्टूडेंट्स के दिल में, क्योंकि हर एक राजनीतिक मूवमेंट पे जब उन्हें इस जनता, देश की जनता के हित में एक स्टैंड लेना था, उन्होंने लिया। द सेम कैन बी सेड फॉर शबाना आजमी मैम, द सेम कैन बी सेड फॉर पीपल लाइक प्रशांत भूषण, जो उस दिन हमारी हंगर स्ट्राइक तोड़ने आए थे। योगेंद्र यादव जी वहां पे मौजूद थे, मनोज झा वहां पे मौजूद थे, राजाराम सिंह वहां पे मौजूद थे। तमाम वो लोग जो अलग अलग समय पे जनता के मुद्दों पे खड़े रहे हैं, वो 23वें दिन हमारी भूख हड़ताल तोड़वाने आए थे। 23 दिन की भूख हड़ताल बहुत मुश्किल थी। हमें कुछ दिन शाम होते होते 6-7 बजे बजते हुए हम जब बैठते थे तो हमें लगता था कि शायद पता नहीं अब उठ कैसे पाएंगे, वॉशरूम भी जाना होगा तो जान नहीं महसूस होती थी। फिर अगले दिन या उसके 2 दिन बाद ऐसा होता था कि बॉडी का, जब आपका ग्लूकोज, इजीली एक्सेसिबल ग्लूकोज यूज अप हो जाता है तो बॉडी फैट्स, प्रोटीन्स ब्रेक डाउन करने शुरू करती है, तो आपका ब्लड शुगर फिर थोड़ा सा स्पाइक होता है, आपके अंदर थोड़ी जान आती है। तो फिर वो प्रोसेस शुरू हुआ, तो हमारी बॉडी भी हमारे साथ में कोऑपरेट कर रही थी, सबकी बॉडी करती है। लेकिन आखिरी के जो 3-4 दिन थे वो बहुत मुश्किल थे, जब सोनम वांगचुक को ऑलमोस्ट एक लाश की तरह
स्टेज पे सफेद कपड़े में बांध के उठा लिया था और उसके 5 मिनट बाद महिला पुलिस पर्सनल की एक बड़ी बटालियन और उनके पीछे बाकी आरएएफ और पुलिस कर्मी आ रहे थे, घुस रहे थे हमारे टेंट में हमें भी उठाने के लिए। तो तब हमें लोगों के ह्यूमन चेन ने वहां पे बचाया था। लगभग 1-1.5 घंटे लोग खड़े रहे थे कि सोनम वांगचुक को तो उठा लिया, हमें पता नहीं चला, आपको नहीं उठाने नया देंगे, मेरे पास टाइम आपको खत्म हो कोई गया, नहीं उठा- मेरे पास टाइम खत्म हो गया, बट हाँ, थैंक यू सो sure, मच, sure. आपने टाइम निकाला, मजा आया Thank you आपसे so much, बातचीत sir. करके। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे जो दर्शक, खासतौर से युवा दर्शक देख रहे होंगे, वो समझ पा रहे होंगे कि आंदोलनकारियों के मन में क्या चल रहा था और अब वो आगे का विजन उनका क्या है। बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच एंड गुड लक टू बहुत यू शुक्रिया, नेहा, सर। गुड लक। थैंक यू।